हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमें आज टॉपिक पढ़ना है बर्थ कंट्रोल। व्हाट इज बर्थ कंट्रोल? ये ऐसे मेथड्स होते हैं, मेजर्स होते हैं जिससे कि अनवांटेड फर्टिलाइजेशन या अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो भी मेजर्स हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो these are the birth control measure which prevents the fertilization are called as contraceptive। ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं आगे आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया जाता है, कुछ ऐसे चीजों का यूज किया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ना हो पाए। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव जब यूज किए जाते हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है, मतलब कुछ चीजों को कॉन्ट्रासेप्टिव ने फुलफिल करना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए, चीप होने चाहिए। ठीक है, सस्ते होने चाहिए, ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए और इजीली अवेलेबल होने चाहिए ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट, ये यूजर फ्रेंडली होने चाहिए ताकि हर किसी को इजीली यूज करते आना चाहिए और हर किसी ने उसको यूज करना चाहिए टू कंट्रोल द अनवांटेड प्रेगनेंसी और टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। जो ओवर पॉपुलेशन का जो इतना बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना बहुत जरूरी है। तो हर जगह पे ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, यानी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। साथ ही में इट शुड बी इफेक्टिव। सो कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इफेक्टिव ताकि इसने अपना काम प्रॉपरली करना चाहिए, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ताकि अगेन बर्थ कंट्रोल करने में ये बहुत ही ज्यादा कारगर रह सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। इसमें या तो साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, अगर होती भी है तो बहुत ही लीस्ट से लीस्ट, कम से कम साइड इफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो दो मेन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव के दो कौन से टाइप्स देखते हैं, दैट इज टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव्स या टेम्पररी बर्थ कंट्रोल मेथड। तो टेम्पररी बर्थ कंट्रोल मेथड में क्या क्या आते हैं, यहाँ पे जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को या उन बर्थ कंट्रोल मेथड को हम बोलते हैं टेम्पररी मेथड। नेक्स्ट आता है परमानेंट मेथड। परमानेंट का मतलब होता है यहाँ पे ऐसी मेथड जो कि यूज की जाती है जिससे कि परमानेंटली फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी कंसीविंग को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इंक्लूड होती है, जिसको हम हिंदी में नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी परमानेंट मेथड होती है जिसके आगे एक बार ये हो जाए तो इसके आगे कभी भी वो पर्सन, मेल या फीमेल, वो आगे फर्टिलाइजेशन शो नहीं कर सकता, आगे वो मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, आगे वो अपना जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे टेम्पररी मेथड्स के बारे में। तो कुछ टेम्पररी मेथड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए और कुछ टेम्पररी मेथड हम इसके आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड इसी को बोला जाता है सेफ पीरियड या रिदम मेथड। सेफ पीरियड या रिदम मेथड का मतलब क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिदम होता है उसको ध्यान में रखते हुए इंटरकोर्स को कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, हमें पता है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बेसिकली 28 डेज की होती है, जिसमें से 5th डे, पहले 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, और 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। तो जब ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज होगा, तो ये वो पीरियड ऑफ टाइम होगा जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होंगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के, यानी फर्टिलाइजेशन होने के। तो यहाँ पे अगर इंटरकोर्स होता है, इस फेज में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होगी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इंटरकोर्स जो आगे जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर इस पीरियड को अवॉइड करके अगर यहाँ पे या यहाँ पे हम देखते हैं इंटरकोर्स होता है, तो ऐसे में यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा सेफ पीरियड होता है फॉर दैट इज इंटरकोर्स, मतलब उससे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और आगे कोई भी प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी। तो बेसिकली जस्ट अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मतलब 5वें दिन के पहले, अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड अ वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन के पहले ये जो 21st टू 28th डे था, ठीक है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है, जो फेज होता है, इट इज बेसिकली द मोस्ट सेफ पीरियड फॉर इंटरकोर्स। ठीक है, अ वीक बिफोर और अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंसीडर्ड एज अ सेफ पीरियड फॉर इंटरकोर्स। अगर इस पीरियड ऑफ टाइम पे कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो यहाँ पे कम चांस होता है कि एग का फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। ठीक है,
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि मेथड है, नेचुरल मेथड के जरिए प्रेगनेंसी को हम अवॉइड कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं, बट स्टिल देर इज अ रिस्क ऑफ फर्टिलाइजेशन, देर इज अ रिस्क ऑफ कंसीविंग द प्रेगनेंसी। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे होती है फीमेल की, तो वहां पे हम देखते हैं थोड़ा रिस्क होता है कि कभी कभी फर्टिलाइजेशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉवल के बारे में। कोइटस इंटरप्टस क्या होता है? कोइटस का मतलब वो प्रोसेस जिसको हम इंटरकोर्स बोलते हैं, कॉप्यूलेशन, ठीक है। इंटरकोर्स, कॉपुलेशन, कोइटस ये सेम होता है। तो बेसिकली कोइटस क्या होता है? जहां पे पेनिस फीमेल वजाइना में एंटर करता है उस प्रोसेस को कोइटस बोलते हैं। तो कोइटस को इंटरप्ट कर दिया जाए अगर बीच में ही इजैक्यूलेशन के पहले, तो हम देखते हैं दैट इज विड्रॉवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी में एट द एंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी द पेनिस रिलीजेस द सीमन इनसाइड द वजाइना ऑफ द फीमेल, और यहाँ पे ये जो सीमन होता है इट कंटेन्स द स्पर्म। सो ऐसे स्पर्म की एंट्री होती है वजाइना यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे या इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस को पहले ही विड्रॉ कर लिया जाए बिफोर इजैक्यूलेशन, देन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्टस। सो सीमन एंटर ही नहीं होगा, स्पर्म भी एंटर नहीं होगा, और ऐसे फर्टिलाइजेशन जो है वो अवॉइड हो सकेगा। बट स्टिल यहाँ पे भी रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में कंटेन सम स्पर्म एंड सो इट इज नॉट सेफ। तो यहाँ पे प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड हमें पता है इजैकुलेशन के पहले जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं पेनिस में, वो कुछ यहाँ पे सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो कि एज अ ल्यूब्रिकेंट एक्ट करता है। तो इसमें भी कभी कभी कुछ अमाउंट ऑफ स्पर्म हो सकते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है? यहाँ पे ये जो मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसमें हम देखते हैं कि जो फीमेल होती है जब वो प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेटिंग फेज में जाती है, यानी लैक्टेशन होता है उनमें, यानी मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे टाइम में वो मेंस्ट्रुएशन शो नहीं करती, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शो नहीं करती। व्हेन द फीमेल इज नॉट शोइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द लैक्टेटिंग पीरियड, अगर ऐसे टाइम पे इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पे बहुत ही लेस या नो चांस होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का, बिकॉज ड्यूरिंग द लैक्टेटिंग पीरियड द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड ऑफ द मदर। तो ऐसे में अगर इंटरकोर्स होता भी है, सो देयर इज वेरी लेस चांस ऑफ द प्रेगनेंसी, देयर इज वेरी लेस चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। सो दिस मेथड इज ऑल्सो हैविंग अ हाई रिस्क। तो यहाँ पे भी कभी कभी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पहले अर्ली स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क होता है ऑफ कंसीविंग द प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम कुछ मैकेनिकल मीन्स के बारे में जानेंगे या कुछ केमिकल मीन्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल मीन्स की, और स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड का मतलब होता है जो स्पर्म को किल करे, ठीक है। सो ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं बाय फीमेल टू किल द स्पर्म इनसाइड द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में द फोम्स, क्रीम्स, टैबलेट, जेलीज आर यूज्ड बाय द फीमेल पार्टनर टू अवॉइड द सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल के बॉडी के फीमेल के जरिए फोम्स का यूज किया जाता है, क्रीम्स का यूज किया जाता है, टैबलेट या जेलीज का यूज किया जाता है। दिस क्रीम्स एंड जेलीज आर अप्लाइड इनसाइड द वजाइना so that the environment inside the vagina is unfavorable for the sperm and the sperm can be easily killed in that environment, ठीक है। तो स्पर्म इजीली किल हो जाता है, तो ऐसे में वहां पे फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं रहता। बट स्टिल ये मेथड भी थोड़ी सी रिस्की है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कुछ स्पर्म सर्वाइव कर सकते हैं और फर्टिलाइजेशन कॉज हो सकता है, तो यहाँ पे भी इसका भी फेलियर का चांस होता है। This method is also has a risk of fertilization, a risk of conceiving the pregnancy, ठीक है। So that is it may cause the allergic reaction, आगे जाके ये allergic reaction को भी cause कर सकते हैं और यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन का रिस्क रहता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल बैरियर्स की, दैट इज द बैरियर मेथड इसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है बाय द हेल्प ऑफ सम बैरियर, सम फिजिकल बैरियर्स के जरिए ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग फिजिकली। तो ओवम और स्पर्म का फिजिकल मीटिंग जो होता है उसको अवॉइड किया जाता है, उसको प्रिवेंट किया जाता है बाय सम काइंड ऑफ बैरियर्स, ठीक है। इसमें 3 टाइप के बैरियर्स हमको देखने हैं, द वन इज कॉन्डोम, देन डायफ्राम एंड देन फाइनली आईयूडीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स क्या होते हैं? ये बेसिकली थिन रबर शीट होते हैं जो कि पेनिस को कवर करने के लिए यूज होते हैं। जो मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है पेनिस, उसको कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थिन रबर शीट and it prevents the entry of the semen into the female reproductive
ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जब ये जो रबर शीट होती है ये पेनिस को कवर करती है, तो एट द एंड ऑफ कॉपुलेशन जो सीमन रिलीज होता है, इजैकुलेट होता है, वो कलेक्ट हो जाता है इनसाइड दैट रबर पाउच, रबर कॉन्डोम, एंड ऐसे में उसको डिस्पोज्ड ऑफ करना ईजी हो जाता है। दैट इज द सीमन डज नॉट टेक एंट्री डायरेक्टली इनटू द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये सीमन डायरेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो रहा है, ये कॉन्डोम में ही रह जा रहा है। तो इससे कि क्या हो रहा है कि वो जो स्पर्म या सीमन की एंट्री है वो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में नहीं हो पा रही। तो दैट आर द सिंपल मेथड, सबसे इजी, कन्वीनियंट एंड चीप मेथड है ये अभी तक की कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, एंड इट इज़ द हाईली यूज्ड मेथड विद नो रिस्क और नो साइड इफेक्ट। तो इसके कोई रिस्क, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द सेक्शुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज, दैट इज द सिफिलिस, गोनोरिया जैसे भी डिजीजेस ये प्रिवेंट करता है, साथ ही में एड्स जैसे डिजीजेस को भी प्रिवेंट करता है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज भी इससे प्रिवेंट होते हैं क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे में सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज भी अवॉइड हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्डोम जो है वो फ्री सप्लाई किए जाते हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट गाँव में, ठीक है। तो ऐसे में ये हर किसी को फ्रीली अवेलेबल है, चीप है, इजी टू यूज़ है एंड एवरीवेयर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है अभी तक का कॉन्ट्रासेप्टिव का, और अभी तक का ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, ठीक है। बट इसके बावजूद भी ये हाईली सक्सेसफुल नहीं है, इसमें भी 10% चांस होता है ऑफ कंसीविंग द प्रेगनेंसी इफ़ द कॉन्डोम इज रप्चर्ड। अगर वो रप्चर हो जाता है, अगर वो बर्स्ट हो जाता है, तो ऐसे में सीमन रिलीज हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंड इट कैन कॉज द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा हम बोलते हैं 90% इट इज़ सेफ बट 10% इट कैन कंटेन्स द रिस्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज फीमेल कॉन्डोम्स। सो बेसिकली दीज आर द रबर कैप्स which blocks the entry of the sperm into the cervix of the female। तो ये जो फीमेल का सर्विक्स होता है, दिस एंट्री पॉइंट वजाइना से ये सर्विक्स होता है, तो इस सर्विक्स को ब्लॉक कर दिया जाता है बाय अ रबर कैप, ठीक है। तो रबर कैप से इसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म की एंट्री ही ना हो पाए यूटेरस के अंदर, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ मैकेनिकल मीन्स आर कॉल्ड एज द डायफ्राम विच आर यूज्ड इन केस ऑफ द फीमेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईयूडीज, ठीक है। सो आईयूडीज को फुल फॉर्म होता है इसका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब यूटेरस के अंदर जो डिवाइस इम्प्लांट किया जाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी कंसीव जो है उसको प्रिवेंट किया जाता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है। तो इसी को बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस विच आर इम्प्लांटेड इनसाइड द यूटेरस एंड विच कैन अवॉइड और प्रिवेंट द प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर प्लास्टिक और मेटल डिवाइसेस विच आर इम्प्लांटेड इनटू द फीमेल यूटेरस बाय हाईली ट्रेन्ड डॉक्टर और नर्सेस, ठीक है। तो हाईली ट्रेन्ड डॉक्टर या नर्स ही इसको इम्प्लांट कर सकते हैं, कोई नॉर्मल फीमेल या नॉर्मल मेल इसको इजीली इम्प्लांट नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट टीडियस प्रोसेस जिसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो ऐसे में क्या क्या चीज़ें इम्प्लांट की जाती हैं इनसाइड द फीमेल्स बॉडी? इट कैन कंटेन्स लिपर लूप्स। लिपर लूप्स जो है एस शेप लूप्स होते हैं, डबल एस शेप, ठीक है। सो ऐसे डबल एस शेप लूप होते हैं, जैसे यहाँ पे टी शेप लूप यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो ऐसे डबल एस शेप लूप भी यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। और ये लिपर लूप्स क्या करते हैं? इट अट्रैक्ट्स द मैक्रोफाजेस टू द यूटेरस टू किल द स्पर्म। तो ये जो लिपर लूप अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये मैक्रोफाजेस को अट्रैक्ट करेंगे यूटेरस के अंदर, ठीक है। मैक्रोफाजेस को कलेक्ट करेंगे यूटेरस के अंदर और जब स्पर्म की एंट्री होगी तो वो मैक्रोफाजेस स्पर्म को किल कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट CUT यानी कॉपर टी या Cu7, ये जो कॉपर कंटेनिंग आयोडीज होती है या कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है जिससे कॉपर आयन रिलीज होता है, ये क्या करते हैं? इट सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को ये कम कर देते हैं, साथ ही ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है स्पर्म की और स्पर्म जो है वो मोटाइल नहीं रहता, फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं रहता, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो अवॉइड हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जैसे कि LNG20, इट कंटेन्स द हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो इट मेक्स द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द स्पर्म एंड डिलेज द प्रेगनेंसी। तो ये जो है ये स्पर्म की एंट्री को बेसिकली अलाउ ही नहीं करता क्योंकि यूटेरस का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अनसुटेबल हो जाता है स्पर्म के लिए और स्पर्म जो है वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर प्रेगनेंसी यहाँ पे मतलब कंसीव हो भी रही है तो ये बहुत डिले कर देता है उस पीरियड ऑफ टाइम को, जिससे कि वो प्रेगनेंसी जो है वो इजीली आगे जाके वो जो है प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही नहीं होती, वो बीच में ही रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल और ओरल डिवाइसेस। तो यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस भी है, जैसे कि हमने अभी तक केमिकल मेथड्स के बारे में देखा और यहाँ पे हमने मैकेनिकल मीन्स के बारे में देखा। तो वैसे ही फिजियोलॉजिकल या ओरल कुछ हम टैबलेट्स या पिल्स भी यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो ये टैबलेट्स या पिल्स जो है वो फीमेल यूज़ करती है, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन होता है, और ये पिल्स लेने के बाद जो है वो ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टॉप कर देता है फीमेल में। मतलब ओव्यूलेशन यानी एग ही रिलीज नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बट उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग रिलीज नहीं होता। अब एग ही रिलीज नहीं होता, ऐसे कंडीशन में वहाँ पे कंसेप्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फीमेल जो है वो एग ही रिलीज नहीं कर रही है, तो फर्टिलाइजेशन का वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, बट ये जो डिवाइसेस होते हैं, ओरल डिवाइसेस और पिल्स, ये फीमेल में साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, जैसे कि नोजिया, ओवरवेट एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, तो ये सारे साइड इफेक्ट फीमेल में देखे जाते हैं ड्यू टू दैट इज द कंजम्पशन ऑफ दिस काइंड ऑफ ओरल टैबलेट्स और pills. The oral tablets or called as pills, basically उनको pills बोला जाता है, used by female and it contains the hormone progesterone and estrogen. ठीक है, it prevents the ovulation, यहाँ पे ovulation को ही यानी egg के release को ही ये prevent कर देते हैं, so the conception cannot takes place. ठीक है, it can cause side effect like nausea, that is weight gain. ठीक है, और साथ ही में that is tenderness of the breast, that is tightening of the breast. ठीक है, और the pain of the breast. ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे एक टैबलेट है लाइक सहेली, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, सहेली विच इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि अगेन प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम पढ़ते हैं कुछ इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं जो कि एक मैच स्टिक के साइज़ के होते हैं, द साइज ऑफ अ मैच स्टिक। ठीक है, नीडल्स होते हैं, द नीडल्स विच ऑफ अ साइज ऑफ अ मैच स्टिक विच इज़ इम्प्लांटेड इनसाइड द आर्म ऑफ द फीमेल। फीमेल के आर्म के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाता है। इट रिलीजेस द हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन रिपीटेटिवली एंड इट वर्क सिमिलरली लाइक द पिल्स। तो ये पिल्स जैसे ही वर्क करता है, जहाँ पे वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, एग को रिलीज होने से रोकता है, ओव्यूलेशन को रोकता है, जिससे कि आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और ये 2 to 3 ईयर तक का उसका जो है वो लाइफ स्पैन होता है, मतलब वो इम्प्लांट जो है 2 से 3 साल प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है। तो ऐसे कुछ इम्प्लांट्स भी यूज़ किए जाते हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे मेथड्स देख लिए, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेम्पररी बर्थ कंट्रोल। तो टेम्पररी बर्थ कंट्रोल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बात करेंगे दैट इज परमानेंट बर्थ कंट्रोल के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परमानेंट मेथड ऑफ प्रेगनेंसी कंट्रोल। तो प्रेगनेंसी या बर्थ कंट्रोल की ये जो परमानेंट मेथड होती है, ये सर्जिकल मेथड होती है, जिसमें हम देखते हैं सर्जिकली ये प्रोसेस के जरिए स्पर्म का ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है टुवर्ड्स द ओवम। तो स्पर्म जो ओवम तक ट्रांसपोर्ट होता है उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देते हैं परमानेंटली। तो ऐसे में स्पर्म कभी ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन कभी कैरी आउट हो ही नहीं पाता। और एक बार ये प्रोसेस हो गई तो ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब इसको वापस रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार परमानेंट मेथड कैरी आउट कर दी तो उसके बाद वो पर्सन जो है वो ऑलवेज जो है वो स्टराइल रहता है, आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। मेल में हम बात करते हैं वैसेक्टोमी होता है परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिसको हम नसबंदी के नाम से जानते हैं फीमेल में भी। ठीक है, तो ये जो वैसेक्टोमी होता है इसमें हम बोलते हैं इट इज अ सर्जिकल मेथड इन विच अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस कट एंड टाई टू ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस से डक्ट निकलती है उसको वास डिफरेंस बोला जाता है, जो कि यूटेरस तक जाके आगे फिर नीचे ग्रो होके यूरेथ्रा में बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये वास डिफरेंस को एक पॉइंट पे कट किया जाता है दोनों साइड में। कट करने के बाद उसको फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करने के बाद दोनों को टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। एक बार वो बांध दिया तो वो जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। अब स्पर्म जो है वो पेनिस के थ्रू पास हो गया, वजाइनल ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करेगा और जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक पहला रास्ता है वैसेक्टोमी इन केस ऑफ मेल, जहां पे वास डिफरेंस को ही ब्लॉक कर देते हैं, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ही ब्लॉक कर देते हैं, तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है, बर्थ कंट्रोल यहाँ पे पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की। तो ये फीमेल में होता है, फीमेल नसबंदी इसको बोलते हैं बेसिकली। तो ये भी सर्जिकल मेथड है, जहां पे फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो कि हमें पता है ओवरी को कनेक्ट करती है यूटेरस के साथ। ठीक है,
ओवरी से जो भी एग रिलीज होता है वो यूटेरस तक जाता है बाय फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में कट लगाया जाता है, अगेन फैलोपियन ट्यूब को फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करके उसको भी टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब जो स्पर्म एंट्री लेगा भी तो स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब के आगे पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि वो वहां पे कट होके बांध दिया गया है। तो वो जो एग रिलीज हो रहा है उधर दूसरे साइड से, तो वो एग तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो अगेन यहाँ पे भी हम देखते हैं दैट इज एग और स्पर्म का कभी फ्यूजन हो ही नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये परमानेंट मेथड है, एक बार ये मेथड कैरी आउट कर लिया तो इसके बाद में इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है, इरिवर्सिबल मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमटीपी की। एमटीपी को बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन, ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली, एन वॉलेंट्री और इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म इज कॉल्ड एज एमटीपी। तो वॉलेंट्री यानी जब कोई अपनी इच्छा अनुसार फुल टर्म बेबी को ग्रो होने से पहले ही यानी प्रीमेच्योर कंडीशन में ही उसका अगर टर्मिनेशन कर देता है देन ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एमटीपी, अ वॉलेंट्री और इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और इसी को इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में इट इज द वेरी सेफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है एमटीपी का या एबॉर्शन का, तो ये क्यों यूज होता है। सो इट इज यूजफुल इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जब किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो ऐसे कंडीशन में उसको टर्मिनेट करना इस प्रोसेस से पॉसिबल है और ईजी है। नेक्स्ट, और इन केस ऑफ एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट। तो एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट जब होता है, मान लो अगर कोई फीटस का डेवलपमेंट ही एबनॉर्मल हो रहा है, अगर उसका बर्थ हो गया तो वो एबनॉर्मली ग्रो होगा और आगे वो चाइल्ड को भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे और मदर फादर पेरेंट्स को भी बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो दोनों को ही ये प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े, इसीलिए कोई भी एबनॉर्मल चाइल्ड का पहले ही हम डिटेक्शन करके उस प्रेगनेंसी को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल चाइल्ड के बर्थ के लिए भी ये एमटीपी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये अबनॉर्मेलिटी अगर है फीटस में तो ये कैसे पता चलती है, दैट इज डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज examined by the amniocentesis। तो amniocentesis ये जो प्रोसेस है इसके जरिए एबनॉर्मेलिटी जो है या डिफेक्ट जो है फीटस में वो एग्जामाइन किया जाता है। व्हाट इज amniocentesis? इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो फीटस एमनियोटिक कैविटी में ग्रो हो रहा होता है, उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक नीडल को एंटर कराया जाता है और वहां से कुछ फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट होता है, इस फ्लूइड में एमनियोटिक सेल भी होते हैं और साथ ही में ये जो फीटल सेल भी होते हैं। तो फीटल सेल को यहाँ पे एग्जामाइन किया जाता है, उसके क्रोमोसोम को एग्जामाइन किया जाता है। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और नंबर प्रॉपर है, सही है, तो कोई भी एबनॉर्मेलिटी फीटस में नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से। डीएनए अगर प्रॉपर है तो हमारा आने वाला बॉडी स्ट्रक्चर भी प्रॉपर ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। अगर क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, शेप प्रॉपर है तो एबनॉर्मेलिटी नहीं है इसका मतलब, और आगे ये फीटस जो है वो नॉर्मल होने वाला है। अगर क्रोमोसोम में कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, द फीटस विल बी एबनॉर्मल इन फ्यूचर, या कुछ जेनेटिक डिजीज लेके ये पैदा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में उसको क्या किया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। बट इस एमनियोसेंटेसिस का कुछ लोग मिसयूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। कुछ लोग जो है यहाँ पे सोसाइटी में बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जहां पे अगर मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होता है तो वो प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड की जाती है, अगर फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होता है तो उसको वहीं पे टर्मिनेट किया जाता है। ये बहुत ही गलत एक तरीके का ट्रेंड यहाँ पे सोसाइटी ने स्टार्ट कर दिया है। तो उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया है और अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 1971 एमटीपी को तो लीगलाइज कर दिया है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन लीगलाइज है इंडिया में। बट अबॉर्शन लीगलाइज होने के बाद भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमटीपी एक्ट 1971 बताता है। कंसेंट, ओनली द कंसेंट ऑफ वुमन हुज प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड इज रिक्वायर्ड। तो जो प्रेग्नेंट वुमन है जिसको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है, सिर्फ उसी की सहमति की जरूरत है। सिर्फ वो वुमन अगर सहमत है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। अगर वुमन सहमत नहीं है, अगर मदर सहमत नहीं है, कंसेंट नहीं है उनका, तो वहां पे एमटीपी कराना इलीगल हो जाता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड फ्रॉम 1st to 12 वीक। तो प्रेगनेंसी को हमेशा पहले 12 वीक तक टर्मिनेट कर देना चाहिए अगर करना है तो, लेकिन 20 वीक्स के बाद ये नॉट अलाउड है, इलीगल है। 20 वीक के पहले अगर बहुत
बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है तो 20 वीक्स तक ही ये लीगल माना जाता है। 20 वीक्स के बाद अगर एमटीपी की जाती है तो इससे मैटरनल डेथ के चांसेस होते हैं, मदर की डेथ हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन इज मैंडेटरी। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसकी भी ओपिनियन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार मदर को प्रेगनेंसी कैरी आउट करनी होती है बट उसके हेल्थ को खतरा होता है, तो ऐसे में जो डॉक्टर होता है वो सलाह देता है, ओपिनियन देता है कि मदर को प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, चाइल्ड को अबॉर्ट कर देना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर की सलाह को मानते हुए प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक पूरा ये टॉपिक कवर कर लिया है, दैट इज द डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेजर्स इंक्लूडिंग टेम्पररी एंड परमानेंट एंड द एमटीपी क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी चीज मिसकैरेज। मिसकैरेज का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ ऑफ फीटस। फीटस की जब एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, किसी एक्सीडेंट के कारण छोटे मोटे जो फीटस की डेथ हो जाती है प्रेग्नेंट वुमन के अंदर ही, तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।